नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हरियाणा पर बात करूंगा और ये बात होगी वहाँ के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है उसको लेकर। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में उतरने के लिए अपनी भी इच्छा जाहिर की है और उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी से 5 सीटें मांगी हैं और वो भी उन इलाकों में सीट मांगी गई हैं जिसमें यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका बहुत सारी तादाद में है। अब जैसे आप नूह ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, रेवाड़ी ले लीजिए, महेंद्रगढ़ ले लीजिए, तो इस इलाकों में कहीं कहीं ऐसी सीटें हैं जो यादव बाहुल्य इलाके होते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इस तरह की बात कही है। हालांकि हुड्डा का अपना बयान है, हुड्डा ने उसी तर्ज पर बयान दिया है जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में वहाँ के एक पुराने नेता ने, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है, कहा था कि कौन अखिलेश अखिलेश। और हाल ये हुआ कि इतनी सी बात को लेकर के जहाँ सारा सोशल मीडिया, जहाँ मीडिया पूरी तरह से ये दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहाँ कांग्रेस ने लंबी डिफीट खाई। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष कुछ इसी तरह से बातें करते हैं। उन्होंने भी उल्टा सीधा बयानबाजी की थी, लेकिन राहुल गांधी ने आकर के उस बात को संभाल लिया और समझौता हुआ एक बड़ा अच्छे से, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो कहाँ से कहाँ स्थिति पहुंच गई। भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है और यहाँ केवल अकेले दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, राज्य में किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। हुड्डा ने यहाँ तक कह दिया कि ना आम आदमी पार्टी से कोई समझौता होगा, ना समाजवादी पार्टी से कोई समझौता होगा। उनकी अपनी राजनीति है, उन्हें ये लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस समय कहीं और कोई झंझट ना फंस जाए, कोई बात ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी बचाने के लिए इस तरह की, और उनके मन में शायद ये भी चल रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में 100% चुनाव जीत रही है। शायद वो उनके दिमाग में एक 90 की 90 सीटें जीत रही है। लेकिन भाई मेरे, ये चुनाव है, चुनाव कब किस करवट बैठेगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है, और आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसी वजह से आप पिछली बारी विधानसभा में जीतते जीतते हार गए। खैर, भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अपनी राजनीति कर रहे हैं वो, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह दूं कि अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है और वहाँ पर 2-3 दिन पहले राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा में बाकायदे भाषण दिया था और उन्होंने तंज कसे थे आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में तो मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ क्या हालत हो गई है देख लीजिए। दिल्ली में भी उसका असर रहा, ये देख लीजिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसने के बाद फिर ममता बनर्जी पर भी तंज कसा और कहा कि वहाँ भी इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल ठीक से नहीं हुआ। यदि ठीक से होता तो स्थिति कुछ और होती आज। तो जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं, एक बड़ा विशाल दिल खोल करके अपनी बात रखते हैं, तो उनके ये छुटभइये नेता, मैं समझता हूँ, पार्टी को नाव के नीचे भैंसे की तरह लग करके डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हरियाणा की चुनाव की जो रणनीति रही है वो हमेशा
धोखे की राजनीति की रही है। अब ये देखना होगा कि कौन राहुल गांधी को या कांग्रेस को धोखा दे रहा है, कौन इस तरह की। अरे भाई 5 ही सीटें तो मांगी हैं, आप इस बात को कह देते भाई ये निर्णय तो हाईकमान लेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आप बड़े बाबा बनकर के सारी दुनिया को, या कहना चाहिए हरियाणा की दुनिया को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नचाने की कोशिश आपकी कांग्रेस को वहाँ पर ले डूबेगी, क्योंकि बात यहीं तक नहीं है। हरियाणा में पूरे में, मैंने आज की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब नेताजी चीफ मिनिस्टर थे 93-94 में, तब उनके कहने पर मैंने हरियाणा में एक सर्वे किया था, और सर्वे में 17 सीटें ऐसी हैं जो यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाके को कवर करती हैं। यदि वहाँ पर इंडिपेंडेंट समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो 17 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकती है, और वहाँ समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और वो राहुल के साथ मिलकर के सारी बातें तय कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बड़े समझदार व्यक्ति हैं। हमारी जो सोच है या हमारा एनालिसिस है, उनके ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं करना चाहता। तो कोई उनका जो सोच है वो बहुत शानदार है, और वो अखिलेश यादव को हो सकता है कि हुड्डा को पता भी ना चले, और अखिलेश यादव को वो वहाँ 5 सीटें कांग्रेस के हाईकमान द्वारा दे दी जाए। आपको मालूम है कि सीटें AICC तय करती है, हुड्डा के घर से टिकट तय नहीं होती। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बनती जा रही है वो यहाँ मैंने आपको अवगत कराया है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में भी सीटों की मांग की है, और वहाँ भी मैं समझता हूँ कई सीटें ऐसी हैं जो अखिलेश यादव के वोट बैंक से प्रभावित होती हैं। पहले भी वहाँ पर विधायक रह चुके हैं। अहमदाबाद मीन्स गुजरात में तो शायद पहले भी कई एक विधायक जीते हैं। मध्य प्रदेश में कई एक विधायक जीते हैं उनके, जब मुलायम सिंह थे तब। तो अब यदि एक व्यक्ति कहीं कोई सीट की मांग कर रहा है और उसको इस तरह से दुत्कार करके बात करना, ये मैं समझता हूँ परिपक्वता की राजनीति नहीं है, ये छचोरेपन की राजनीति है, और ये इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसे कमज़ोर करने की राजनीति है। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात कह सकता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है उस पर तत्काल कोई रिएक्शन नहीं किया गया, तो ये शायद चुनाव तक बड़ी मुसीबत पैदा कर देगा। तो खैर, मैं अभी आपको बता रहा था कि कल राहुल गांधी ने प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में संविधान सम्मान सम्मेलन के अंतर्गत जो बातें कही वो बहुत ही मार्केबल हैं। मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था, आपने देखा होगा। आज मैं उस पर एक और बात जो छूट गई थी मेरे से, वो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जल्द से जल्द पब्लिक के बीच जाकर के प्रधानमंत्री कोई कैबिनेट की मीटिंग बुला करके और ये घोषित करें कि जनगणना, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस कराने के लिए वो तैयार हैं, और नहीं तो फिर यदि वो नहीं कराते हैं तो वो पद छोड़ दें। यहाँ तक चेतावनी दे दी है। कितना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला है। और राहुल गांधी ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब कास्ट सेंसस निकल के आएगी और ये पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन समाज कितना यहाँ दखल रखता है, और उस दखल होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और राहुल गांधी ने अंत में ये भी कह दिया कि यदि आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा दीजिए और दूसरा कोई जो PM होगा वो करेगा इस चीज़ को। इसका मतलब खुला चैलेंज है। मोदी
बगलें झांकने लगे हैं। कल का जो राहुल गांधी का भाषण था उस खबर को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक बुलाई और ओल्ड पेंशन है उसकी जगह पर ओल्ड पेंशन वापस तो नहीं ली, लागू तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ एक उसमें तब्दीली करके, पहले था कि 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन मिलेगी, अब की बार मोदी ने उसमें 5 साल और बढ़ा दिए कि 20 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी तब। तो जटिल बना दिया है थोड़ा, पेंशन तो लागू की है लेकिन जटिल बना दिया है। और उसमें एक चीज़ और है कि जो लास्ट वेतन होगा उसका 50% पैसा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। अब ये कब मिलेगा, क्या मिलेगा, बस केवल अभी संकेत भर दिया है कि पेंशन लागू की जाएगी। हो सकता है ये हरियाणा के चुनाव को लेकर के ये सुगुफा छोड़ा गया हो, या फिर यह है कि राहुल गांधी का कल का भाषण दब जाए और पेंशन की स्कीम की खबर ऊपर चली जाए, हेडलाइन बन जाए, ये भी हो सकता है। मोदी ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, उनके रेल मंत्री हैं, उन्होंने आकर के प्रेस के सामने ये बात कही है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र जी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। राहुल गांधी वो चीज़ें उठा कर के सामने ला रहे हैं कि जिनका कहीं कोई काट नहीं है। कश्मीर में तो जब परसों का भाषण हुआ उसके बाद तो अमित शाह ने 8-10 सवाल दाग दिए और मालूम नहीं क्या क्या बोल दिया। कहा कि आप जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अब बात यहीं में एक ही शब्द में मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो राज्यसभा भेजने का मन बना लिया था, मिनिस्टर भी बनाया था अपनी पार्टी में अपनी सरकार के दौरान। तो आप उन चीज़ों को नहीं देखते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को मिनिस्टर बनाया। आप इस समय जब चूँकि राहुल गांधी ने उनके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो आपको वो आतंकवादी दिखाई देने लगे। बात यही नहीं ख़त्म हो जाती, आपके पास वहाँ कोई है नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राम माधव को नहला धुला कर के आपने तैयार किया है कि किसी तरह से कोई ऐसी कैनोपी बनाओ जिससे हमारी पार्टी की इज्जत बच जाए और कुछ हासिल भी हो जाए। लेकिन कश्मीर की जनता अब शायद आपके झांसे में आने वाली नहीं है। यहाँ तक है कि जिस कश्मीर और जम्मू में आप वहाँ राजनीति करते हो, जम्मू में आपका दखल है, लेकिन आपने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को हम वहाँ पर ले जा कर के बसाएंगे। कितने पंडित बसाए गए वहाँ पर, कोई अब तक आपके पास कोई बयानबाजी नहीं है, ना कोई कोटा है, ना कोई दर्शाने की बात है। वहाँ तो जाकर के जब कुछ पंडित बसाए गए थे तो उन बेचारों को तो बाकायदे तंग और किया गया था। तो वो वहाँ जब तंगी के लिए थोड़े जाएंगे, आप ज़बरदस्ती उन पर चीज़ें थोप रहे थे, ड्यूटी करिए, ये करिए, वो करिए, उनकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सामने कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कश्मीर में अपने को जीरो मान के चल रही है। राम माधव क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। राम माधव ने पहले जो चुनाव में महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाई थी वो राम माधव की ही देन थी, और अब आप ये नहीं कह सकते कि महबूबा मुफ्ती भी आतंक को समर्थन करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन कुल मिला के आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने तो वहाँ क्लियर कह दिया, यदि हमारी सरकार आती है तो हम राज्य का दर्जा आपको देंगे तत्काल, पहली कलम से। लेकिन उन्होंने एक और भेद खोला कि पूरे देश में कहीं भी यूनियन टेरिटरी तो बनाई जाती हैं, लेकिन फुल राज्य का जहाँ दर्जा हो उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाता। यूनियन टेरिटरी को
तो राज्य का दर्जा देने की बात तो चलती है, हमेशा रही है, लेकिन आपने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। खैर, अब मालूम नहीं नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी वो विदेश भी गए थे, वहाँ पे फजीयत हो गई बहुत बुरी तरह से। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी के जो स्टेप हैं वो इस समय वो खुद को रोज़ाना कहीं ना कहीं हाईलाइट्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खबरें मैंने देखा कि जो दिल्ली के अखबार हैं उनके 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें पेज तक उनकी खबरें लगती हैं, वो भी सिंगल कॉलम में, किसी को दिखाई भी नहीं देती। तो मोदी का जो करिश्मा है वो भी ख़त्म हो रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये कह दिया कि आप 75 साल के होने वाले हैं, इसलिए आप जो मंडल है हमारा उसमें आ जाइए और किसी और को पीएम बनाने की व्यवस्था करिए। अब आगे कौन पीएम होगा क्या होगा, एक सर्वे आया है उसमें अमित शाह सबसे लोकप्रिय हैं अगले पीएम के लिए, और उस सर्वे में नरेंद्र मोदी ने जो सर्वे कराया उसमें योगी आदित्यनाथ को शायद 19% ऐसा कुछ दिखाया है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं दिखाया। तो ये सारी चीज़ें होते हुए हम समझते हैं कि मैं फिर हरियाणा पर लौट रहा हूँ कि हरियाणा में बीजेपी की दाल नहीं गलनी है, और लेकिन ये दाल नहीं गले इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा को इस तरह की जो ऊल फजूल बयानबाजी है वो नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और संसद में वो 3रे नंबर की पार्टी बन चुकी है। हुड्डा को ये बात ध्यान रखना चाहिए। हुड्डा को यही सब दिखाई दे रहा है तो फिर लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें कैसे नहीं जीत पाई कांग्रेस, चूँकि वहाँ हुड्डा की राजनीति लोगों के साथ तालमेल करके नहीं चलती। वहाँ केवल आज स्थिति यह है कि हरियाणा की जो जनता है वो बीजेपी से दुखी है, उसे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा, विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देने की तैयारी में है। तो इस चीज़ को आप भुनाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए किसी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, वरना जब आप किसी के ऊपर थूकेंगे तो वो थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें।